नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों 12th क्लास फिजिक्स का दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हम आज के इस वीडियो में लाए हैं दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में हूबहू प्रश्न लड़ेगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों आपके लिए 40 महत्वपूर्ण प्रश्न सिलेक्ट करके लाए दोस्तों, ठीक है। इससे जो है दोस्तों 10 से 15 प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में हूबहू प्रश्न आएगा दोस्तों इस वीडियो से, ठीक है। इसलिए 1 से लेकर आप 40 प्रश्नों तक अच्छी तरह से इस वीडियो को देखिए पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ, और सभी प्रश्नों को जो आपको याद नहीं दोस्तों अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आज के शानदार वीडियो हम शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो दोस्तों प्रस्तुत है आपके सामने पहला प्रश्न में पूछा जाए कि दो भिन्न भिन्न माध्यमों की परतों से उत्तल लेंस बनाया गया है। किसी वस्तु का इसमें एक प्रतिबिंब बनेगा, दो प्रतिबिंब बनेगा, तीन प्रतिबिंब बनेगा, कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो दोस्तों जितना माध्यम होता है उतना ही प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। इसलिए राइट आंसर मेरा कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में पूछा जाए कि किसी प्रतिवर्ती धारा का समीकरण I बराबर इतना दिया हुआ है दोस्तों, तो धारा की आवृत्ति बताना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, 100% यह प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। इस तरह का प्रश्न देखिए बनाना किस तरह से दोस्तों, आपको एक फार्मूला जानिए कि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2πf होता है, ठीक है। 2πf होता है और ओमेगा का जो वैल्यू मेरा दिया हुआ है दोस्तों वो कितना दिया, 200 पाई दिया हुआ है, ठीक है। और वैल्यू को पुट कर दीजिए इसमें 200 पाई और बटा में 2πf, ठीक है, सॉरी बराबर में 2πf, ठीक है। तो इसका देखिए आप क्या करेंगे, इसको देखिए पाई से पाई कैंसिल होगा दोस्तों, और यहाँ से यहाँ पे एक कैंसिल होगा, यानी 100 टाइम्स में ये कट गया। ये बराबर कितना आ गया, 100 आ गया, यानी 100 साइकिल पर सेकंड मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी किसी प्रतिवर्ती धारा का समीकरण जो I बराबर इतना दिया हुआ है, इसमें आपको आवृत्ति निकालने के लिए पूछा जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग ये फार्मूला याद रखिएगा, इसी से बनेगा, ठीक है। यानी ओमेगा इक्वल टू 2πf होता है, यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू मेरा दिया हुआ था इतना, और यहाँ पे बराबर है दोस्तों 2πf। तो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल और यहाँ से 2 से काटेगा, 100 मरतबे कटेगा, तो f बराबर मेरा 100 आ गया दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न अच्छी तरह से समझ गए होंगे, तो बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न में पूछे रहे दोस्तों प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान और वर्गमूल औसत वर्ग मान का अनुपात, यानी दोस्तों I0 और बटा IRMS का जो रेशियो होगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा, तो वह √2 होता है दोस्तों, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यह भी बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, तो आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा चौथा नंबर पूछा जाएगा किसी चालक की धारिता। दोस्तों किसी भी चालक के जो धारिता होते हैं दोस्तों वह क्या होता है, तो दोस्तों आप लोग एक फार्मूला याद रखिएगा, Q इक्वल टू CV होता है, ठीक है। Q इक्वल टू CV और C बराबर हम क्या लिख सकते हैं, Q बटा के भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि यह मेरा आवेश हो गया और यह विभव हो गया, यानी आवेश और विभव के अनुपात के तुल्य होता है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, यानी कि मेरा किसी भी चालक की धारिता जो होता है आवेश और विभव के अनुपात के तुल्य होता है। ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ठीक है, अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 5वां नंबर पूछा जाए कि अनेक छोटे छोटे संधारित्र को मिलाकर निम्नलिखित में से किस प्रकार जोड़ा जाए कि वह महत्तम विद्युत धारिता प्राप्त हो सके। तो दोस्तों यहाँ अनेक यानी छोटे छोटे संधारित्र आपको दिया हो, इसको आप किस तरह से आप संयोजित करिएगा कि महत्तम विद्युत धारिता प्राप्त होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा समांतर क्रम में, ठीक है। यानी समांतर क्रम में अगर संयोजित किया जाता है तो वह जो हो जाता है महत्तम विद्युत धारिता प्राप्त होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा देखिए 6ठा नंबर पूछा जाए कि कुंडली में अपनी धारा के कारण ही विद्युत वाहक बल का उत्पन्न होना कहलाता है। तो दोस्तों यह जो कहलाता है स्व प्रेरण कहलाता है, यानी सेल्फ इंडक्शन कहलाता है दोस्तों, ठीक है। यानी अपने ही धारा के कारण विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होता है दोस्तों उसे स्व प्रेरण कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 7वां नंबर, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, 100% यह प्रश्न आएगा, ठीक है। पूछे जाए कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में हरा रंग का मान होता है। तो दोस्तों आपको ट्रिक हम बताएं दोस्तों, क्या ट्रिक बनाए, BB रोए GB के लिए, ठीक है। BB रोए GB के लिए ट्रिक बताए हुए हैं दोस्तों। यहाँ नंबरिंग कहाँ से करना है, 0 से 1 2 3 4 5 6 कलर के लिए, यानी हरा के लिए, यानी ग्रीन कलर के लिए पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ग्रीन कलर के लिए कितना पर आ रहा है, 5 पर आ रहा है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर 100% गारंटी के साथ कहता हूँ दोस्तों। इससे जो है यानी कोड से जो मान है दोस्तों, कोड का मान पूछने वाला, इससे 1 से 2 प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 100% रहेगा दोस्तों। इसलिए आप इस ट्रिक को याद कर लीजिए, BB रोए GB के लिए, ठीक है। और भी इस पर हम पार्टिकुलर वीडियो बनाए हुए नहीं देखे हैं, तो चैनल पर जाकर आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं।
8वां नंबर पूछा है कि टेस्ला इकाई होती है दोस्तों, टेस्ला जो इकाई होती है दोस्तों किसका इकाई होती है, ठीक है। तो दोस्तों यह विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का होता है, ठीक है। किसका होता है, चुंबकीय क्षेत्र का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चुंबकीय फ्लक्स का जो होता है दोस्तों वेबर होता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स का क्या क्या होता है, वेबर होता है। चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला होता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 9वां नंबर पूछा जाए कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक और नेत्रिका आवर्धन क्षमता M1 और M2 है, तो सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता होगा। दोस्तों यहाँ पे दो आपको दिया, अभिदृश्यक और नेत्रिका का आवर्धन क्षमता M1 और M2 दिया हुआ है। तो सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता होगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा, तो वह M1 इंटू M2 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यह भी बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 10वां नंबर पूछा जाए कि दो सामान्य धारिता C वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होती है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है ना, तो C इक्विवेलेंट का जो फार्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है, C1 प्लस का C2, ठीक है। आप लोग इसे याद रखिएगा। अगर यही श्रेणी क्रम में रहेगा दोस्तों तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग दोनों फार्मूला को याद रखिएगा। जिस तरह से आपको यानी संयोजित करने के लिए कहा जाएगा, जोड़ने के लिए कहा जाएगा, उसका फार्मूला आप लोग याद कीजिएगा, ठीक है, लगाइएगा, ठीक है। अगर 3 को रहेगा दोस्तों तो एक और बढ़ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए समांतर क्रम में दिया हो, यानी कि मेरा क्या ये वाला फार्मूला लगेगा। तो देखिए वैल्यू पुट करते हैं, तो C इक्विवेलेंट बराबर क्या, मेरा C1 जो दिया हुआ C दिया हुआ और C2 भी मेरा C दिया हुआ, ठीक है। कितना आ गया, 2C आ गया, यानी कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यानी दोस्तों इस वीडियो में हम 40 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हम सेलेक्ट करके लाए दोस्तों, ठीक है। और यह 40 प्रश्न में से दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा में 10 से 15 प्रश्न 100% लड़ेगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए जितना भी प्रश्न करवाए हैं इस वीडियो में पूरी को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों हूबहू इस प्रश्न जाकर आपके बोर्ड परीक्षा में लड़ेगा, ठीक है। और दोस्तों अगला प्रश्न अब देखते हैं 11 नंबर पूछा कि आवेश का बीमा है दोस्तों, आवेश का जो बीमा होता है दोस्तों वो क्या होता है, तो दोस्तों आप लोग जानते हो Q = क्या होता है, IT। और दोस्तों ए जो होता है, I जो होता है इसका एम्पियर में मेजर करते हैं, और T जो होता है टाइम में, यानी A और T हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप मेरा और भी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। नहीं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जिस भी सब्जेक्ट की आप तैयारी करना चाहते हैं वहाँ से हमारे दूसरे वीडियो को भी देख सकते हैं। उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए गए दोस्तों, ताकि आपका जो है आप अच्छा से वो सभी वीडियो भी जल्दी से देख लीजिए। और जितना हो सके दोस्तों अधिक से अधिक मेहनत करिए, ताकि अब आपका समय बहुत ही कम बचा हुआ है। और सारे प्रश्न दोस्तों आपको 100% गारंटी देते हैं, जो मेरा वीडियो अगर देखिएगा तो 100% उससे आएगा प्रश्न, ठीक है। तो आप लोग जाकर वो सभी वीडियो भी जरूर देखिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आप देखते हैं 12 नंबर प्रश्न में पूछा कि प्रकाश के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें कहते हैं दोस्तों प्रकाश जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसे कणिका कहते हैं। कि क्या कहते हैं, कणिका। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर प्रश्न में पूछा जाए कि स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ने से फ्रिंज की चौड़ाई होगी दोस्तों। फिर स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी अगर हम डी को बढ़ा रहे हैं दोस्तों, तो फ्रिंज की जो चौड़ाई होगा दोस्तों वह क्या होगा, तो वह भी बढ़ता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बढ़ती है, ठीक है। आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर पूछा जाए कि यदि दो कला संबंध स्रोतों के बीच का दूरी 2D हो और प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लैम्डा हो, तो स्रोत और पर्दे के बीच दूरी D हो, तो फ्रिंज की चौड़ाई होगी। तो दोस्तों फ्रिंज की चौड़ाई बराबर जो होता है वो λD/के 2D होता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। दोस्तों आपको इस वीडियो में जो भी प्रश्न करवाएं दोस्तों हूबहू प्रश्न आने वाला है आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। इसलिए सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न मेरा 15 नंबर पूछा है कि किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है दोस्तों। किसी भी अवरोध से जो प्रकाश का मुड़ना कहलाता है वह क्या कहलाता है, तो विवर्तन कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए दोस्तों, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों। और आप हमारे यूट्यूब चैनल GTM स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में और भी हम अच्छे वीडियो लाने वाले हैं दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी के लिए। इसलिए आप सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। देखिए अगला प्रश्न मेरा 16 नंबर प्रश्न में पूछा कि प्रकाश तरंग है दोस्तों, प्रकाश जो तरंग है दोस्तों कैसा तरंग है, तो यह एक अनुप्रस्थ तरंग है दोस्तों, ठीक है। ट्रांसवर्स इन नेचर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर
पूछा जा रहा है कि रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है। दोस्तों रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए जो है कौन सा संबंध सही है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी अर्ध आयु बराबर जो होता है दोस्तों 0.6931 इंटू औसत आयु। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 18 नंबर। पूछा जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान। दोस्तों अगर किसी भी बॉडी यानी वस्तु का आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान जो होता है दोस्तों बढ़ या घट भी सकता है। ठीक है, यानी उस पर चार्ज पर निर्भर करता है कि ये पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न अब देखिए 19 नंबर। पूछा है कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। दोस्तों अगर किसी भी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है दोस्तों कब बढ़ेगा, तापमान बढ़ने से, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ने से, लंबाई घटने से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं ना दोस्तों तो वह रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छी तरह से आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 20 नंबर प्रश्न में पूछा कि प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है। दोस्तों प्रकाश तंतु संचार जो है निम्न में से किस घटना पर आधारित है, तो दोस्तों यह पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन पर आधारित है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन पर। ठीक है, काफी बार यह भी प्रश्न पूछा गया आपके बोर्ड परीक्षा में दोस्तों, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किसी नमूना का परमाणु क्रमांक Z तथा परमाणु द्रव्यमान A है तो इसके परमाणु में प्रोटॉन की संख्या होगी। दोस्तों प्रोटॉन की जो संख्या होगा दोस्तों वह क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा प्रोटॉन का जो संख्या बराबर होता है दोस्तों वह Z के बराबर होता है, यानी परमाणु क्रमांक के ही बराबर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही दोस्तों अगर न्यूट्रॉन की संख्या पूछा जाता तो A-Z करते। ठीक है, A-Z करते तब मेरा न्यूट्रॉन की संख्या निकल कर आ जाता है। दोनों आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। ठीक है, अच्छी तरह से याद रखिएगा क्योंकि दोस्तों यहाँ से बार बार प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 22 नंबर पूछा है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। दोस्तों विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है दोस्तों वह क्या होता है, तो दोस्तों आप लोग जानते हो कि P=VI होता है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ से यहाँ पे V आई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, V/R लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो V²/R हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 23 नंबर पूछा है कि बीटा किरणें विक्षेपित होती है। दोस्तों बीटा किरणें जो होती है विक्षेपित होती है, तो दोस्तों यह चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र दोनों में विक्षेपित होती है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब समय बहुत कम ही बचा हुआ है दोस्तों, इसलिए आपको फटाफट दोस्तों जो महत्वपूर्ण प्रश्न है यानी जो हूबहू प्रश्न बोर्ड परीक्षा में लड़ सकता है फाइनल परीक्षा में दोस्तों वही आपको करवा रहे हैं दोस्तों, और यह सब प्रश्न जाके 100% लड़ेगा दोस्तों। ठीक है, इसलिए सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आप मेरा और भी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। नहीं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं वहाँ से हमारे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों इस प्रश्न में पूछे जाए कि डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर आधारित है। तो दोस्तों डायनेमो का जो क्रिया होता है दोस्तों वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 25 नंबर पूछा जा रहा है कि विद्युत परिपथ में किसी भी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग। दोस्तों किसी भी पॉइंट पर जो बीजगणितीय योग होता है दोस्तों वह क्या होता है, तो वह जो होता है दोस्तों शून्य होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी दोस्तों यह किरचॉफ का फर्स्ट रूल है, यानी एक पॉइंट पर जितना भी करंट आने वाला है और जाने वाला है सभी को अगर अलजेब्रिक सम करते हैं दोस्तों तो उसका जो मान होता है वह शून्य के बराबर होता है। ठीक है, यह किरचॉफ का फर्स्ट रूल होता है दोस्तों। ठीक है, आप लोग इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 26 नंबर पूछा जाए कि जब प्रकाश की किरण एक ग्लास से स्लैब में प्रवेश करती है तो इसकी आवृत्ति। दोस्तों अगर आवृत्ति का बात किया जा रहा है दोस्तों यानी फ्रीक्वेंसी का बात किया जा रहा है तो वह अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो है कोई चेंजेज नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही दोस्तों अगर वेवलेंथ रहता है यानी लैम्डा रहता है दोस्तों तो वह क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। फ्रीक्वेंसी कोई चेंजेज नहीं होगा और लैम्डा जो होगा दोस्तों यानी वेवलेंथ जो होगा वह डिक्रीज करेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 27 नंबर पूछा जाए कि किसी स्टेप अप ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में N1 और N2 लपेटे हैं तब। दोस्तों देखिए दो तरह का ट्रांसफार्मर होता है, एक स्टेप अप होता है दोस्तों। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है दोस्तों क्या करता है कि वह जो है लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, और एक होता है स्टेप डाउन दोस्तों तो वह हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो दोनों आपको याद रखना है। और देखिए यहाँ पे जो पहला कंडीशन में जो होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर वाला में जो होता है कंडीशन दोस्तों वह क्या होता है, वह N2 ग्रेटर देन होता है
N1, ठीक है, N2 ग्रेटर देन N1, और इसमें जो होता है दोस्तों N1 ग्रेटर देन N2 होता है, ठीक है। आप लोग दोनों कंडीशन याद रखिएगा, दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आएगा दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा में, तो मेरा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको सभी जानकारी दे दी है दोस्तों, ठीक है। और यह जो होता है दोस्तों, ये जो ट्रांसफार्मर यूज होता है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ किस में यूज होता है? AC करंट में यूज होता है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, ये भी प्रश्न में पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 28 नंबर पूछे कि चुंबकीय आघूर्ण यानी मैग्नेटिक मोमेंट का मात्रक होता है दोस्तों। मैग्नेटिक मोमेंट का जो मात्रक होता है दोस्तों वह एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है दोस्तों, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। मेरा 29 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा है दोस्तों। लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन का जो ऊर्जा होता है दोस्तों वह क्या होता है? तो दोस्तों वह E बराबर जो होता है दोस्तों वह HCy के लैम्डा होता है, ठीक है। क्या होता है? HCy लैम्डा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो गया। E बराबर जो होता है HCy के लैम्डा, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। और दोस्तों यहाँ पे एक प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं दोस्तों, आपको बताना है कि इसका यानी कि जो H है दोस्तों, H जो है इसको क्या कहते हैं? तो उसको प्लांक कांस्टेंट कहते हैं। इसका SI मात्रक क्या होता है दोस्तों? आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इसका H का जो प्लांक कांस्टेंट होता है उसका SI मात्रक क्या होता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कमेंट का आपका इंतजार रहेगा। अगला प्रश्न मेरा 30 नंबर पूछा था कि निम्न में से कौन ऋणात्मक किरणें हैं दोस्तों? कौन जो है ऋणात्मक किरणें? एक्स किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बीटा किरणें जो दोस्तों वह ऋणात्मक किरणें हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अल्फा किरणें जो होता है दोस्तों यह इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक्स किरणें पर जो होता है दोस्तों कोई भी चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। आप लोग इसे याद रखिएगा, आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर पूछा कि एंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक है दोस्तों। एंड गेट के लिए जो बुलियन व्यंजक होता है दोस्तों वह क्या होता है? तो देखिए दोस्तों यह इसका सिंबल हो गया एंड गेट का। यहाँ पे ए और बी अगर इनपुट है दोस्तों तो आउटपुट जो होता है वाई जो होगा वो क्या हो जाएगा? ए डॉट के बी हो जाएगा, ठीक है। आपको ट्रिक बताएं दोस्तों, यहाँ पे डी से देखिए, डी है मेरा, तो डी से क्या समझना है आपको? डॉट समझना है, ठीक है। डी से क्या समझना है? डॉट। तो यही वाला डॉट है दोस्तों, ठीक है। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा? ए डॉट के बी। और यही और गेट के लिए रहता है दोस्तों, तो वाई बराबर क्या हो जाता है? ए प्लस के बी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे प्लस आता है और यहाँ पे डॉट आता है, तो डॉट कैसे समझिएगा? डी से डॉट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है दोनों में, ठीक है। आपको इतना अच्छा ट्रिक बता दे रहे हैं दोस्तों, कभी भी जिंदगी में नहीं भूलिएगा, ठीक है। डी से क्या समझना है? डॉट। अगर दोस्तों अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों। और आप हमारे यूट्यूब चैनल GTM स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 32 नंबर पूछा कि सेल्फ इंडक्शन का SI मात्रक है दोस्तों। सेल्फ इंडक्शन का जो SI मात्रक होता है दोस्तों वह क्या होता है? तो वह हेनरी होता है दोस्तों। क्या होता है? हेनरी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 33 नंबर पूछा जाए कि प्लांक कांस्टेंट का मान है दोस्तों। प्लांक कांस्टेंट का जो मान होता है दोस्तों वह क्या होता है? तो दोस्तों वह 6.626 × 10⁻34 जूल सेकंड होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न 100% आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा ही आएगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न अब देखिए 34 नंबर पूछे थे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन से दृश्य भाग में होती है दोस्तों? कौन सा जो है विजुअल रीजन यानी दृश्य भाग में होती है? तो दोस्तों बामर श्रेणी जो होता है दोस्तों दृश्य भाग में होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर पूछा जाए कि हॉट वायर एमीटर मापता है दोस्तों। हॉट वायर यानी एक गर्म तार एमीटर जो होता है दोस्तों वह किस चीज़ को मेजर करता है? तो दोस्तों वह अल्टरनेटिंग करंट को RMS वैल्यू को मेजर करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। हॉट वायर एमीटर किस मेजर करता है? तो RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट को मेजर करता है। और यह जो होता है दोस्तों यह ऊष्मा के यानी विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है, ठीक है। इसका जो कार्य विधि है ऊष्मा के विद्युत ये प्रभाव पर यानी ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है, ठीक है। इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 25 यानी दशमिक संख्या 25 का द्विधारी होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, आपको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए एक प्रश्न 100% रहेगा ही रहेगा दोस्तों, ठीक है। देखिए आपको काफ़ी शानदार तरह से बता रहे हैं, आप लोग इसी तरह से बनाइएगा, आपको कभी भी जिंदगी में गलत नहीं होगा, ठीक है। आपको क्या करना है दोस्तों, इस तरह से लिखना है और 2 से डिवाइड लगाना है दोस्तों। कितना बार में लग रहा है? तो देखिए 12 बार में लग रहा है दोस्तों, यानी 12 मरतबे पढ़ रहे हैं तो 24 आ रहा है, ठीक है। शेषफल कितना बच रहा है? तो 1 बच रहा है, तो शेषफल वाला को आप इधर लिख लीजिएगा 1, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड लगाए दोस्तों, कितना बार में लगेगा? 6 बार में। पूरी कट जाएगा तो यहाँ शेषफल क्या बचा? 0, तो 0 लिख लेना, ठीक है। फिर 2 से लगाइए दोस्तों, कितना बार में? तो 3 बार में। जी शेषफल तो 0, तो 0 यहाँ लिख लेंगे। फिर 2 से लगाएंगे दोस्तों, कितना बार में लगेगा? 1 बार में लगेगा। यहाँ पे शेषफल 1। अब दोस्तों इतना करने के बाद आपको
इस वैल्यू को नीचे से ऊपर की ओर लिखना है दोस्तों, ठीक है। तो कितना आएगा 11001, यानी कि ये मेरा जो हो जाएगा बाइनरी में कन्वर्ट करके आ जाएगा दोस्तों। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों। अगर आप लोग इस प्रश्न को अच्छी तरह से यानी बाइनरी में अगर निकालने के लिए अच्छी तरह से समझ गए दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज़ लाइक भी जरूर कर दीजिए, और इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों में जितना हो सके दोस्तों अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ब्रूस्टर का नियम है दोस्तों। ब्रूस्टर्स लॉ जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, तो दोस्तों यह जो होता है म्यू इक्वल टू tan IP होता है, ठीक है। क्या होता है, म्यू इक्वल टू tan IP। सी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। म्यू जो है दोस्तों यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, और IP जो है दोस्तों पोलराइजेशन एंगल है, दोनों में रिलेशन बताता है। यह सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर पूछ रहे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और विभव भी में जो संबंध होता है दोस्तों वह क्या होता है। दोस्तों ये मेरा ई बराबर जो होता है दोस्तों वह क्या होता है, माइनस DV बटा के DR होता है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा पूछा जा रहा है कि 39 नंबर में पूछा है कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोस्तों एक कूलम आवेश में जो होते हैं दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दोस्तों वह 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों, ठीक है। आप लोग इसे याद रखिएगा, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो 6.25 × 10⁻18 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन दे रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, ठीक है। तो बी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अगर और भी मेरा दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। नहीं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं वहाँ पे हमारे दूसरे वीडियो को देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए पूछे जाए 40 नंबर, यह लास्ट प्रश्न है दोस्तों। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। दोस्तों धारिता का यानी संधारित्र का जो धारिता का मात्रक होता है दोस्तों वह किसका होता है, ठीक है। वोल्ट होता है, यानी धारिता का जो मात्रक होता है दोस्तों वह क्या होता है, वोल्ट होता है, फैराड होता है, एम्पियर। यहाँ पे कितने नहीं होगा दोस्तों, एम्पियर। तो दोस्तों यह किसी भी धारिता का जो मान होता है दोस्तों वह क्या होता है, फैराड होता है, ठीक है। यानी संधारित्र का धारिता का जो मात्रक होता है दोस्तों वह क्या होता है, फैराड होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न पूछ रहे हैं दोस्तों, विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है। अगर आप लोग जानते हैं तो आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा, आप लोग कमेंट जरूर से जरूर करिएगा। तो दोस्तों फाइनली आज के इस वीडियो में 40 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाएं दोस्तों, ठीक है। इसमें दोस्तों 10 से 15 प्रश्न हूबहू लड़ेगा आपके बोर्ड परीक्षा में, फाइनल बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। इसलिए सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और 40 प्रश्न में से कितने का आंसर आप लोग जानते थे दोस्तों, आप लोग कमेंट करके हमें जरूर से जरूर बताइएगा, ठीक है। और दोस्तों अगर और भी अच्छे वीडियो चाहिए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और भी हम अच्छे वीडियो लाने वाले हैं फाइनल परीक्षा के लिए, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में हूबहू प्रश्न लड़ेगा दोस्तों, यह मेरा आपसे वादा है, ठीक है। और दोस्तों मेहनत शुरू कर दीजिए। आप देखिए अब बहुत ही कम बचा हुआ समय दोस्तों, जितना हो सके दोस्तों अब रिवीजन पर ध्यान दीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिवीजन करिए, ताकि जो है आप बोर्ड परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल कर सके, ठीक है, मार्क्स ला सके, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप हमारे यूट्यूब चैनल GTM स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह से आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।